नमस्कार। आज 3 दिसंबर 2025 है। और आज हम पिछले 24 घंटों की कुछ बहुत बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। हाँ, और साथ ही हम पूरे नवंबर महीने का भी एक तरह से जायजा लेंगे कि देश और दुनिया में क्या कुछ हुआ। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ सुर्खियां पढ़ना नहीं है, बल्कि इन घटनाओं के पीछे की कहानी, इनके आपसी जुड़ाव और इनके गहरे मतलब को समझना है। सही बात है। खबरें तो हर जगह हैं, पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटनाएं एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा कैसे हैं। जैसे मॉस्को में हो रही एक गुप्त बैठक का असर यूरोप की राजनीति पर कैसे पड़ सकता है, या फिर भारत में लॉन्च हुआ एक सरकारी ऐप हमारी निजी जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है। अच्छा। तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की तरफ चलते हैं। हाँ, और रूस से जो खबर आ रही है वो वाकई काफी चौंकाने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर। हाँ, वो कल मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। और ये कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं थी, क्रेमलिन के अंदर 4 घंटे से भी ज्यादा चली ये बैठक। 4 घंटे। और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन शांति के लिए एक संशोधित ढांचा पेश किया है। जी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस बातचीत में यूरोप को शामिल क्यों नहीं किया गया। ये अमेरिका और रूस के बीच सीधी बातचीत क्यों हो रही है। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। यही इस बैठक की सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं चिंताजनक बात है। अच्छा। पिछले 4 सालों में ये अमेरिका और रूस के बीच इस स्तर की पहली सीधी बातचीत है। पुतिन ने तो बैठक में खुले तौर पर यूरोपीय देशों पर शांति प्रयासों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। हाँ बिल्कुल। और ये दिखाता है कि पुतिन हमेशा से यूरोपियन यूनियन में फूट डालना चाहते थे, और ट्रंप प्रशासन का ये कदम शायद अनजाने में ही सही पुतिन के उसी लक्ष्य को हवा दे रहा है। तो मतलब असली सवाल ये है कि इस संशोधित शांति ढांचे में यूक्रेन को क्या खोना पड़ सकता है, और जिसके बारे में शायद उसे पता भी ना हो। और क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है। मेरा मतलब है, क्या पुतिन वाकई शांति चाहते हैं। देखिए, अमेरिकी अधिकारियों को भी यही शक है। एक डर ये भी है कि पुतिन इन वार्ताओं का इस्तेमाल सिर्फ समय हासिल करने की एक रणनीति के तौर पर कर रहे हैं। अच्छा, ताकि दुनिया का ध्यान बातचीत पर लगा रहे और पर्दे के पीछे वो डोनबास क्षेत्र में अपनी सेना को और मजबूत कर सकें। तो ये एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक खेल है, जहां एक गलत कदम के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक तरफ ये कूटनीतिक उठापटक है, तो दूसरी तरफ एक पड़ोसी देश वो एक प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। हाँ, श्रीलंका। श्रीलंका में चक्रवात दितवा ने जो तबाही मचाई है, उसके आंकड़े अब सामने आ रहे हैं और वो बेहद डरावने हैं। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। मरने वालों की संख्या 350 के पार जा सकती है और 360 से ज्यादा लोग तो अभी भी लापता हैं। सोचिए, 15,000 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। और उत्तरी कोलंबो के कई हिस्से पानी में डूबे हैं, बिजली नहीं है, और राहत कार्यों में भी भारी मुश्किलें आ रही हैं। इस मुश्किल घड़ी में भारत की प्रतिक्रिया काफी तेज रही। ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया है। जी। तो ये सिर्फ मानवीय मदद है या इसके कोई गहरे कूटनीतिक मायने भी हैं? ये दोनों हैं। देखिए, पहली प्राथमिकता तो मानवीय मदद ही है, लेकिन इसे डिजास्टर डिप्लोमेसी या आपदा कूटनीति भी कहते हैं। अच्छा। जब भारत मदद के लिए पहुंचने वाला पहला देश बनता है, तो ये पड़ोसी देशों के बीच विश्वास और मजबूत रिश्ते बनाने में एक लंबा रास्ता तय करता है। सही बात है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर जब राहत सामग्री गिराते हैं और श्रीलंकाई नागरिकों को बचाते हैं, तो ये सिर्फ मदद नहीं है, एक संदेश भी है कि भारत इस क्षेत्र में एक जिम्मेदार और भरोसेमंद साथी है। वैसे कूटनीति की ही बात करें तो वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया है। हाँ, सिटको वाला मामला। जी। एक अमेरिकी अदालत ने वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी की जो अमेरिकी ब्रांच है सिटको, उसे जबरदस्ती बेचने का आदेश दिया है। ये तो एक तरह से किसी देश की संपत्ति को कब्जे में लेने जैसा हुआ। बिल्कुल, और इसीलिए वेनेजुएला की मादुरो सरकार ने इसे आर्थिक युद्ध कहा है। ये मामला बहुत पेचीदा है। एक तरफ अमेरिका वैश्विक तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए वेनेजुएला से तेल सौदे करना चाहता था। दूसरी तरफ ये अदालती फैसला उन सभी संभावनाओं पर पानी फेर सकता है। इससे न सिर्फ दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ेंगे, बल्कि इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है। मतलब हमारे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी इसका असर दिख सकता है। बिल्कुल दिख सकता है। चलिए अब वैश्विक मैदान से हटकर देश की खबरों का रुख करते हैं। जी। दिल्ली में संसद की कार्रवाई ठप पड़ी है और वजह है एक बड़ा राजनीतिक टकराव। वोटर लिस्ट को लेके? हाँ, ये टकराव वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर है।
अब सुनने में तो ये एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया लगती है, फिर इस पर इतना हंगामा क्यों? देखिए, ये प्रक्रिया सुनने में जितनी सामान्य लगती है, इसके आरोप उतने ही गंभीर हैं। चुनाव आयोग ने नवंबर में वोटर लिस्ट को अपडेट और शुद्ध करने के लिए ये अभियान शुरू किया, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी जैसी विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि अशुद्धिकरण के नाम पर एक पिछले दरवाजे से लाया गया एनआरसी है। अच्छा, बैकडोर एनआरसी? जी, उनका कहना है कि खासतौर पर बंगाल और तमिलनाडु जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में जानबूझकर असली वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं ताकि सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। यानी डर ये है कि जो लोग सरकार के समर्थक नहीं हैं, उनके वोटिंग अधिकार छीने जा रहे हैं। जी, यही मुख्य आरोप है। और इस राजनीतिक लड़ाई का एक बहुत ही दुखद, एक मानवीय पहलू भी सामने आया है। वो क्या? खबरें आ रही हैं कि इस काम के जबरदस्त दबाव और कथित उत्पीड़न के कारण कई बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ की मौत हो गई। अरे, ये वही लोग हैं जो जमीनी स्तर पर इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। अब जब विवाद इतना बढ़ गया तो चुनाव आयोग ने इसकी डेडलाइन 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है, लेकिन ये मुद्दा अभी शांत होता नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है कि हमारी पहचान, चाहे वो वोटर लिस्ट में हो या हमारे फोन में, एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। सही जोड़ रही हैं आप। क्योंकि वोटर लिस्ट के इस विवाद के साथ ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारी डिजिटल पहचान को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। हाँ, संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग डीओटी ने एक नया नियम बनाया है कि भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में ये ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। सरकार का कहना है कि ये फोन चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए है। जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, फोन चोरी तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर इसे लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? इसमें चिंता वाली क्या बात है? चिंता की वजह है निगरानी की आशंका। निगरानी? इसे ऐसे समझिए, आपके फोन का एक यूनिक IMEI नंबर होता है जो उस फोन का, मान लीजिए, आधार कार्ड है। ये ऐप उस IMEI नंबर को आपकी पहचान यानी आपके सिम कार्ड और आपके नाम से जोड़ता है। अच्छा। सरकार का मकसद भले चोरी रोकना हो, पर इसका मतलब यह है कि सरकार के पास एक ऐसा सिस्टम होगा जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा फोन किस सिम के साथ कहां जा रहा है। ओह। गोपनीयता के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये जानकारी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका दुरुपयोग बहुत आसानी से हो सकता है। इसीलिए विपक्ष इसे बिग ब्रदर यानी सरकार की जासूसी वाला कदम बता रहा है। यानी सुविधा और सुरक्षा के नाम पर हमारी निजता दांव पर लग सकती है। बिल्कुल। चलिए, अब दो और जरूरी अपडेट्स पर नजर डालते हैं। एक रक्षा क्षेत्र से है और दूसरी पर्यावरण से। रक्षा के मोर्चे पर एक बड़ी खबर है। भारतीय नौसेना अपनी तीसरी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल यानी SSBN को नौसेना में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अच्छा, आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि भारत के पास अब समुद्र के अंदर से परमाणु हमला करने की क्षमता और भी मजबूत हो गई है। ये सेकंड स्ट्राइक क्षमता होती है। सेकंड स्ट्राइक? हाँ, जो किसी भी दुश्मन को यह संदेश देती है कि अगर भारत पर परमाणु हमला हुआ तो उसका जवाब कहीं से भी, यहां तक कि समुद्र की गहराइयों से भी दिया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बढ़त है। और पर्यावरण के मोर्चे पर दिल्ली के लिए फिर से वही पुरानी और बुरी खबर। हाँ, AQI फिर से 400 के पार। जी, वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में है और आपातकालीन उपाय फिर से लागू कर दिए गए हैं। ये हर साल की कहानी हो गई है जिसका कोई स्थायी समाधान मिलता नहीं दिख रहा। तो ये थी पिछले 24 घंटों की कुछ बड़ी सुर्खियां जिनका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। हाँ, अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि बीता महीना नवंबर 2025 अपने पीछे क्या छोड़कर गया है। देखो, ये हमें एक बड़ी तस्वीर देखने में मदद करेगा कि दुनिया और भारत किस दिशा में जा रहे हैं। तो वैश्विक मंच पर नवंबर का महीना जलवायु परिवर्तन को लेकर एक बड़ी उम्मीद और कह सकते हैं एक बड़ी निराशा के साथ खत्म हुआ। उम्मीद और निराशा दोनों? हाँ, ब्राजील के बेलेम शहर में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ। अच्छी खबर यह है कि ग्लोबल मुतिराओ नाम का एक समझौता हुआ। अच्छा। जिसके तहत अमीर देश 2035 तक जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हर साल $1.3 ट्रिलियन जुटाने पर सहमत हुए। ये एक बहुत बड़ी रकम है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर, ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन आपने निराशा की भी बात की, तो कमी कहाँ रह गई? कमी रह गई सबसे बड़े मुद्दे पर। इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि दुनिया जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल और कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करेगी या नहीं। ओह। सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों ने इसका कड़ा विरोध किया। तो नतीजा ये हुआ कि पैसा इकट्ठा करने पर तो सहमति बन गई, लेकिन जो समस्या की जड़ है उसे काटने पर कोई सहमति नहीं बनी। मतलब ये एक आधा अधूरा समाधान है। बिल्कुल।
उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी 2024 की चुनावी जीत का 1 साल पूरा किया। और इस 1 साल में उन्होंने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। हाँ, नवंबर में ही उन्होंने चीन और मेक्सिको पर व्यापार टैरिफ और बढ़ा दिए। जी, और साथ ही उन्होंने होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेस को माफ कर दिया, जिन्हें ड्रग तस्करी के आरोपों में सजा हुई थी। हाँ, ये एक बहुत ही विवादास्पद फैसला है जो दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन अपने सहयोगियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही उन पर कितने भी गंभीर आरोप क्यों ना हो। लेकिन अब उस खबर पर आते हैं जिसने नवंबर के महीने, बल्कि मैं कहूंगी पूरे साल को भारत के लिए यादगार बना दिया। एक ऐसी जीत जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था। आप भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात कर रही हैं? बिल्कुल। यकीनन वो इस महीने का सबसे गौरवशाली पल था। 2 नवंबर 2025, ये तारीख भारतीय खेल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। हमारी महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीता। नवी मुंबई के स्टेडियम में वो माहौल, हाँ, वो जोश, वो भावना कमाल की थी। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को 52 रनों से हराना कोई छोटी बात नहीं थी। और जिस तरह से टीम ने ये जीत हासिल की वो भी काबिले तारीफ है। शेफाली वर्मा ने 87 रनों की जो तूफानी पारी खेली, और फिर दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी। वो शानदार था। ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीत नहीं है, ये भारत में महिला क्रिकेट के लिए एक नई युग की शुरुआत है ना? बिल्कुल। इससे लाखों लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी कि वे भी इस खेल में अपना भविष्य बना सकती हैं। सही बात है। खेल के मैदान की इस शानदार जीत के बाद अब राजनीति के मैदान की बात करते हैं। नवंबर में बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे भी आए, और वो काफी एक तरफा थे। हाँ, एनडीए यानी बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 243 में से 202 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की। ये आंकड़ा विपक्ष के लिए बहुत निराशाजनक था। इस जीत के साथ नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 10वीं बार, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। इस बड़ी जीत का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? इसका सीधा असर विपक्ष की एकता पर पड़ेगा। आरजेडी के नेतृत्व वाले विपक्ष की इतनी बड़ी हार ये सवाल खड़ा करती है कि क्या वे राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? ये जीत एनडीए के मनोबल को और भी मजबूत करेगी। महीने में जश्न और जीत के पलों के साथ साथ एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना भी हुई। हाँ, दिल्ली ब्लास्ट। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास एक कार बम विस्फोट हुआ। हाँ, वो एक भयानक दिन था। उस धमाके में 15 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने यूएपीए यानी आतंकवाद विरोधी कानून लागू किया। यूएपीए कोई मामूली कानून नहीं है। ये बहुत ही सख्त कानून है जिसके तहत गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाँ, इसीलिए जब भी ये कानून लगता है तो इस पर बहस जरूर होती है। बिल्कुल। पुलिस ने इस मामले में कश्मीर स्थित एक मॉड्यूल से जुड़े कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस एक घटना ने पूरे महीने दिल्ली को एक किले में बदल दिया। हर जगह हाई सिक्योरिटी अलर्ट और एक डर का माहौल बना रहा। जी। तो ये थी पिछले 24 घंटों और बीते नवंबर महीने की एक पूरी तस्वीर। हमने क्रेमलिन के बंद दरवाजों के पीछे की कूटनीति से लेकर नवी मुंबई के स्टेडियम के खुले आसमान के नीचे के जश्न तक सब कुछ देखा। और अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। वो क्या? एक तरफ वैश्विक सहयोग की कोशिशें हैं, जैसे COP30 का समझौता या ऑपरेशन सागर बंधु के तहत मानवीय सहायता, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। चाहे वो CIR का विवाद हो या संचार साथी ऐप। बिल्कुल। तो आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। हाँ, और वो सवाल ये है कि भविष्य में एक नागरिक के तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच ये संतुलन कैसे बनाया जाएगा? क्या ज्यादा सुरक्षा और सुविधा के लिए हमें अपनी निजता और आजादी से समझौता करना होगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आज लिए गए फैसले ही हमारा आने वाला कल तय करेंगे। कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।